Hi everyone, this is Roshni and welcome to Unlearn with विशाल वर्मा। टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ करंट जीके ऑन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का पार्ट 3। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट सेकंड को देख लिया होगा और क्वेश्चंस के डायमेंशंस को समझ रहे होंगे कि करंट जीके से कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के हैं। पेपर फर्स्ट का यूनिट 9 है हमारा इन्वायरमेंट का। तो अगर इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको टाइमली मिलती रहे। क्योंकि और बाकी के क्योंकि वीडियोस हमारे रेगुलर आ रहे हैं, तो आपका रेगुलर बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन होती जा रही है। आप क्वेश्चंस के डायमेंशंस को समझिए, उसके बाद हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन का भी पार्ट लाने वाले हैं। हमारे सरप्राइजेस का आप वेट करते रहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर कि कौन से क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बताना है और फिर इसमें से स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं, फिर बताना है आपको इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट है DUS टेस्ट इज ओनली फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। सेकेंड है DUS टेस्ट इज डन फॉर अ फी इन इंडिया। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। आप ऑप्शंस के कोड को देख सकते हैं कि ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड या फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है या बहुत इनकरेक्ट है फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे आपको मैं एक आंसर बता दूँ तो इसका राइट आंसर है सी, बहुत फर्स्ट एंड 2 करेक्ट हैं। जी हाँ, क्योंकि DUS जो होती है कैसे, इसका पहले फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। DUS टेस्टिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है। ब्रेड वेराइटी फॉर डिफर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ की टेस्टिंग होती है, जो कि फ़ी, जी हाँ, इसकी फ़ी है इंडिया में DUS टेस्ट की फी डन फॉर अ फी फ्रॉम 20,000 एंड अदर एप्लीकेबल फीस के अकॉर्डिंग होती है। तो इसकी अथॉरिटीज़ हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है और इज़ अ वे ऑफ डिटरमाइन वेदर अ न्यूली ब्रेड वेराइटी डिफर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ विद इन द सेम स्पेसीज। तो ये स्पेसीज को टेस्ट करने के लिए आपका ये DUS टेस्टिंग की जाती है, जो कि फ़ी जिसकी होती है इंडिया में भी, राइट। तो बढ़ते आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन, बिल्कुल अलग तरह का ही क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ आवर इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय। आपको बताना है कि अर्थ आवर डे हम मनाते हैं तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? A यूनेस्को, B अर्थ आवर फाउंडेशन, C वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, D यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। करेक्ट आंसर है आपका C वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जी हाँ, आपको बता दूं कि अर्थ आवर जो है ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा विद ऑलमोस्ट 5 मिलियन सपोर्टर्स एंड ग्लोबल नेटवर्क in over 100 countries, territories. It's one of the world's largest and most respected independent conservation organization। बारे में आप जानते होंगे वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के बारे में। और इसका जो मिशन था टू स्टॉप टू डिग्रेडेशन ऑफ द अर्थ, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मोनी विद नेचर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थ आवर डे कहाँ कब किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड डेटा बुक इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज बिलोंगिंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना रेड डेटा बुक के बारे में जानते होंगे, जिसमें आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जो विलुप्त हो चुके हैं प्राणी, हमारी स्पीसीज या एनिमल्स की बात करें वहाँ पे, तो उन किसकी किया जाता है यहाँ पे रिकॉर्ड, उसको आपको बताना है। तो A एनिमल्स, 2 प्लांट्स, 3 फंगी। आपको सिलेक्ट करना है कोर्स में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन D 1 2 3। तीनों ही एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या कोई फंगी हो, तो तीनों को ही रेड डेटा बुक में हम डॉक्यूमेंट करते हैं। रेड डेटा बुक के बारे में आपको बता देती हूँ। रेड डेटा बुक क्या है कि कंटेन करती है लिस्ट ऑफ स्पाइसीज को जो कि एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। वो मतलब एक तो डरे, मतलब उनकी खतरा बना हुआ है, मंडराया हुआ है कि वो कभी विलुप्त हो सकते हैं। और बहुत ही इनकी कैटेगरीज को डिवाइड किया जाता है रिस्क में, जो कि रखे गए हैं। इनके परसीव रिस्क के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी तो इसकी लिस्ट आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक कन्वेंशन था क्योटो प्रोटोकॉल। तो किस लिए किया गया था उसको आप यहाँ पे वही आपको बताना है। ऑप्शन 1 है इट इज़ लीगली बाइंडिंग फॉर एनेक्स फर्स्ट countries to it emerged from the deliberation of COP3 to the UNFCCC. 3. The signatories have to reduce their individual greenhouse gas emissions by 5.2% from 1990 level.
विच अमंग द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कोट्स में दिए गए हैं और ओनली 2, 1, 2 या 2, 3 या 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1, 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ लीगली बाइंडिंग होती है जो कि एनेक्स फर्स्ट कंट्री के द्वारा होगी। इट इमर्ज फ्रॉम द डेलिबरेशन ऑफ COP 3। आपने सुना होगा COP के बारे में, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज़ के बारे में। तो जो UNFCCC के बारे से द्वारा किए जाती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट थर्ड इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूँ इसका एक्सप्लेनेशन। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो COP 3 द UNFCCC की इज़ अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट फॉर द एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज टू रिड्यूस देयर कलेक्टिव ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए किया गया था। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए किया गया था, तो आप बता सकते हो ग्रीन हाउस के एमिशंस के लिए किया गया था 1990 लेवल में। द रिडक्शन ऑब्लिगेशन अंडर क्योटो protocol is additional to the CFCs and industrial gas emissions covered under the Montreal Protocol, right? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गंगा रिवर डॉल्फिन्स के बारे में आप तो जानते ही होंगे। तो वहाँ पे आपको बताना है कि गंगा रिवर डॉल्फिन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है देयर आर यूजुअली फाउंड इन एरियाज विद स्लो मूविंग वाटर। 2 दीज आर वार्म blooded। 3 they can only live in fresh water and are essentially blind। 4 these have been categorized as endangered by the International Union for Conservation of Nature। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताने की कौन से करेक्ट है अबाउट द गंगा रिवर डॉल्फिन्स के बारे में। कोर्ट्स में आप आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फर्स्ट 2, 1, 2, 3, 4 चारों की चारों करेक्ट हैं अबाउट गंगा रिवर डॉल्फिन्स के बारे में कि वो एक स्लो मूविंग वाटर में पाई जाती हैं, वार्म ब्लडेड होती हैं और वो फ्रेश वाटर में लिव कर सकती हैं लाइक। और उसके बाद उनकी कैटेगरीज को जो इंडेंजर्ड बनाया गया है। जी हाँ, जो हमारी डॉल्फिन्स है उनको वो एक इंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ रेड डेटा बुक में आती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फॉरेस्ट कवर कंप्राइजेस ओवर 75% ऑफ स्टेट एरिया। यहाँ पे फॉरेस्ट कौन सा एरिया कवर करता है, 75% कौन सी स्टेट है उनको बताना है आपको। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या मणिपुर। आपको ऑप्शंस का सिलेक्ट करना है। कोर्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन जिसमें आपको लेंदी क्वेश्चन दे देंगे और आपको कोर्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी। तो जो स्टेट हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट लाइक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर हुज फॉरेस्ट कवर कंप्राइजेज ओवर 75% ऑफ द स्टेट एरिया हैव सोन अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन लेटेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैन इफेक्ट द एनवायरमेंट एडवर्सली बाय रिलीजिंग। हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, बिकॉज वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो उनसे ऐसी कुछ इमिशंस निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं दुष्प्रभाव जो इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो कौन से हैं आपको बताना है। ए ऑक्साइड ऑफ कार्बन, बी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सी मीथेन या डी ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका मीथेन। जी हाँ, क्योंकि हाइड्रो कार्बन वो आपको ऐसी गैस जो है कि डेड शेल्स होते हैं। दिस विल बी डन बाय द डेड एंड डिकाइंग एक्वाटिक फौना फ्लोरा के द्वारा किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे मेथेन से वो गैस निकलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करती है हमारे इन्वायरमेंट को, चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल फ्लो रिज्यूम कर देती है, डिट्रॉयरेटिंग करती है वाटर क्वालिटी को, माइग्रेशन कर कोरेटस बैरियर्स सेडिमेंटेशन करती है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करती है, बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर बहुत ही बुरा पड़ता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द अर्थ समिट ऑफ जून 1992 लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 2 है आपका एजेंडा 21, 3 है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो आपको बताना है कि जो 1992 का जो अर्थ समिट हुआ है वो किसको फॉलो कर रहा है, कौन से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है आपको ऑप्शन को जो कि कोर्स में दिया गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ। इसका राइट आंसर है आपका करेक्ट है A, 1, 2, 3 तीनों के तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट और द अर्थ समिट और रियो समिट वाज इन्फोर्स्ड इन 1992। आपका अर्थ समिट जो है उसको रियो समिट भी बोलते हैं। एंड रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, किसके डिक्लेरेशन के द्वारा रिजल्ट में आया था, यही क्वेश्चन था इसका। रियो डिक्लेरेशन था, एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल के द्वारा किया गया था। इसकी मोर लीगली बाइंडिंग जो थी इसकी साइन की गई थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके डायमेंशंस भी हैं अंदर यहाँ पे ऐड किए हैं मैंने एक्सप्लेनेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्स अबाउट 7% ऑन द ऑफ द अर्थ सरफेस एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। थ्री है आपका एपीफेटेटिक प्लांट्स एंड आर एब्सेंट, राइट। आपको सिलेक्ट करना है आंसर को जो को कोट्स में है यहाँ से फिर से। तो आपको मैं आंसर बता दूँ, इसका पहले आंसर है इसका A1 and 2 इसके करेक्ट ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है रेनफॉल का, और ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है कवर्स करता है 7% ऑफ द अर्थ सर्फेस और 40% ऑफ द वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को। एफिलिटिक मीन्स आर प्लांट्स इसमें एब्सेंट नहीं होते हैं, तो ये इसका इनकरेक्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अबाउट में। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज आर प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स में होते हैं विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ surface and 40% of the world plant and animal species. Most animal and apathetic plants are concentrated in the economy or treetop zones. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटोमोबाइल्स डू नॉट रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स। ऑटोमोबाइल्स जो कंपनीज होती हैं वो कौन सा पॉल्यूटेंट्स रिलीज नहीं करती हैं, डू नॉट रिलीज। यहाँ पे पूछा है आंसर आपको। तो ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, डी है हाइड्रोकार्बन्स। आपको बताना है कि ऑटोमोबाइल क्या रिलीज नहीं करती हैं, कौन सा पॉल्यूटेंट्स। इसका राइट आंसर रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स जो है वो ऑटोमोबाइल्स नहीं रिलीज करती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट आर रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस से होता है रिएक्शन एंड अदर एसोसिएटेड मटेरियल। आपको रेडियो एक्टिव पता ही होगा, रेडियो एक्टिव जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के होता है, ना कि ऑटोमोबाइल से। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं और आई होप आपने क्वेश्चन के डायमेंशन को समझोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि करंट और स्टैटिक दोनों ही पोर्शन थे एनवायरनमेंट के। आपने बहुत ही ज़्यादा सीखा होगा और इन्जॉय करते हुए सीखा होगा। तो हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। और बाकी व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, आप उस पर जुड़ जाइए। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।